गुप्त साम्राज्य के पतन के बाद उत्तर भारत राजनीतिक विखंडन और संघर्ष में डूब गया। इसी अराजकता के बीच उभरता है एक नया वंश, पुष्यभूति वंश, जिसका केंद्र था थानेश्वर, जो वर्तमान हरियाणा राज्य में स्थित है। और इसी वंश से जन्म लेते हैं भारतीय इतिहास के महान सम्राट हर्षवर्धन। नमस्कार, मैं हूं महावीर कुशवाहा। एडुएरिया एजुकेशनल चैनल पर आपका स्वागत है। पुष्यभूति वंश की उत्पत्ति। पुष्यभूति वंश का वास्तविक उत्थान राजा प्रभाकर वर्धन से हुआ। उन्होंने हूनों और मालवों को हराकर महाराजाधिराज की उपाधि धारण की। थानेश्वर की सीमाएं अब हरियाणा और पंजाब तक फैल चुकी थीं। यहीं से इस वंश ने स्वतंत्र राजनीतिक शक्ति के रूप में खुद को स्थापित किया। राज्यवर्धन का दुखद अंत। प्रभाकर वर्धन की मृत्यु लगभग 605 में बीमारी के कारण हुई थी। बाद में उनके ज्येष्ठ पुत्र राज्यवर्धन गद्दी पर बैठे, लेकिन उस समय कन्नौज का मौखरी वंश, मालवा का शासक देवगुप्त और बंगाल का शासक शशांक तीनों मिलकर षड्यंत्र रच रहे थे। गौड़ शासक शशांक और मालवा नरेश देवगुप्त ने मिलकर कन्नौज के ग्रहवर्मन को युद्ध में हराकर मार दिया और उसकी पत्नी राजश्री को बंदी बना लिया। ग्रहवर्मन हर्षवर्धन का बहनोई था। राज्यवर्धन अपनी बहन राज्यश्री की रक्षा के लिए युद्ध में निकले, लेकिन शशांक ने छलपूर्वक उनकी हत्या करवा दी। बाणभट्ट हर्षचरित में लिखते हैं, शशांक ने मित्रता का मुखौटा पहनकर पीठ में वार किया। हर्ष का सत्याग्रह। सिर्फ 16 वर्ष की आयु में हर्ष ने गद्दी संभाली, लेकिन उनके लिए यह केवल सत्ता पाने का अवसर नहीं था, बल्कि भाई की हत्या का बदला और बहन की मुक्ति का संकल्प था। हर्ष ने बड़ी सेना तैयार की। वेनसांग के अनुसार उनकी सेना में 60,000 अश्वारोही, 50,000 पैदल और 5,000 हाथी थे। उसने कामरूप, असम के शक्तिशाली राजा भास्कर वर्मन से संधि की। भास्कर वर्मन शशांक का कट्टर शत्रु था। उसने हर्ष को सैन्य और राजनीतिक सहयोग दिया। हर्ष के आक्रमण से मालवा नरेश देवगुप्त तो युद्ध भूमि में ही मारा गया, पर शशांक हर्ष की विशाल सेना को देखकर जंगल में भाग गया। वह मारा तो नहीं गया, लेकिन उसके शासन क्षेत्र काफी सीमित हो गया। विदिशा में बंदी बनाई गई राज्यश्री आत्मदाह करने जा रही थी, लेकिन समय रहते हर्ष ने पहुंचकर अपनी बहन को बचाया। यही क्षण था जिसने हर्ष को एक भाई से बढ़कर एक सम्राट बना दिया। कन्नौज का महत्व और राजधानी का परिवर्तन। हर्ष ने समझा कि अगर उत्तर भारत में प्रभुत्व चाहिए तो राजधानी कन्नौज ही होनी चाहिए। गंगा के मैदान में बसा कन्नौज व्यापार, संस्कृति और राजनीति तीनों का केंद्र था। इसीलिए उन्होंने थानेश्वर छोड़कर कन्नौज को अपनी राजधानी बनाया। इतिहासकार आर.सी. मजुमदार लिखते हैं, कन्नौज का उदय हर्ष की राजनीतिक दूरदर्शिता का सर्वोत्तम प्रमाण है। युद्ध और विस्तार, पुलकेशिन से सामना। हर्ष ने उत्तरी भारत को अपने साम्राज्य में मिला लिया, लेकिन दक्षिण में उन्हें चुनौती मिली चालुक्य सम्राट पुलकेशिन द्वितीय से। नर्मदा नदी के तट पर दोनों सेनाएं भिड़ी। ऐहोल अभिलेख स्पष्ट कहते हैं, पुलकेशिन ने हर्ष की सारी अभिमानिनी सेनाओं को दक्षिण की ओर बढ़ने से रोक दिया। युद्ध का परिणाम यह हुआ कि हर्ष का साम्राज्य उत्तर भारत तक सीमित रह गया, लेकिन उत्तरी भारत में वे निर्विवाद सम्राट कहलाए। प्रशासन और समाज। हर्ष का प्रशासन गुप्तों की परंपरा जैसा था। राज्य को प्रांत, मंडल और ग्राम में बांटा गया। केंद्रीय सत्ता मजबूत थी, पर स्थानीय शासकों को भी अधिकार दिए गए। धार्मिक जीवन और प्रचार प्रसार। प्रारंभ में हर्ष शैव धर्म के अनुयायी थे, पर बाद में बौद्ध धर्म से प्रभावित हुए। उन्होंने बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार किया और बौद्ध सभाओं का आयोजन किया। चीनी यात्री ह्वेनसांग उनके समय में भारत आए और उनके शासन की महानता का वर्णन किया। हर्ष जनता के कल्याणकारी राजा थे। ह्वेनसांग लिखते हैं, सम्राट हर 5 वर्ष में विशाल सभा बुलाते और अपनी संपत्ति दान कर देते। सड़कें, धर्मशालाएं और अस्पताल उनके शासन की पहचान बने। शिक्षा, धर्म और संस्कृति।
हर्ष केवल योद्धा नहीं, एक साहित्यकार भी थे। उनकी रचनाएं रत्नावली, प्रियदर्शिका और नागानंद भारतीय नाट्य साहित्य की अनमोल धरोहर हैं। उन्होंने नालंदा विश्वविद्यालय को दान और संरक्षण दिया। चीन के यात्री ह्वेनसांग लिखते हैं, हर्ष नालंदा को प्रतिवर्ष 2 लाख स्वर्ण मुद्राएं और 200 ग्राम सोना दान करते थे। यह शिक्षा और बौद्ध धर्म के प्रति उनकी गहरी आस्था का प्रमाण है। सिक्के, शिलालेख और प्रमाण। हर्ष ने स्वर्ण और रजत मुद्राएं जारी की जिन पर उनकी उपाधि शिलादित्य अंकित थी। भांसखेरा और मुहुवन ताम्रपत्र उनके प्रशासनिक आदेशों का प्रमाण हैं। बाणभट्ट की हर्षचरित और ह्वेनसांग की यात्रा वृत्तांत ने उनके जीवन का विस्तृत चित्रण दिया है। इतिहास आज भी इन्हीं स्रोतों से हर्ष की छवि गढ़ता है। निष्कर्ष, इस प्रकार हर्षवर्धन की गाथा केवल एक सम्राट की कहानी नहीं है, बल्कि यह भाई की हत्या का प्रतिशोध, बहन की मुक्ति, सत्ता का विस्तार और संस्कृति का संरक्षण, इन सब का संगम है। प्रख्यात इतिहासकार ए. बाशम लिखते हैं, हर्षवर्धन भारतीय इतिहास के अंतिम महान सम्राट थे जिन्होंने उत्तर भारत को एक सूत्र में बांधा। महाराजा हर्ष के बारे में कई इतिहासकारों और यात्रियों ने उनकी प्रशंसा की है। सबसे प्रसिद्ध विवरण ह्वेनसांग ने दिया है, जो 7वीं शताब्दी में भारत आया था। उसने लिखा था, राजा हर्ष अत्यंत पराक्रमी, धर्मनिष्ठ और प्रजावत्सल शासक थे। वह प्रतिदिन प्रजा के सुख दुख का ध्यान रखते और दानशीलता में अद्वितीय थे। इसके अलावा बाणभट्ट ने अपनी कृति हर्षचरित में हर्ष की तुलना सूर्य के समान तेजस्वी और धर्म का संरक्षक शासक के रूप में की है। हर्ष की कथा हमें बताती है कि इतिहास केवल घटनाओं की श्रृंखला नहीं, बल्कि उनके पीछे की संवेदनाएं, संघर्ष और आदर्शों का दर्पण है। अगर आपको महान सम्राट हर्षवर्धन की यह गाथा प्रेरणादायक लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें, और इतिहास की ऐसी ही अनमोल कहानियां जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।